नमस्कार स्टूडेंट और मेरे मित्रों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं और टॉपिक अपना शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं या जो नए स्टूडेंट हैं उनको यह टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन अगर वो इसके पहले वाला वीडियो देख लें तो इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके पहले मैंने जो ब्रह्मांड पढ़ाया है तो ब्रह्मांड को पढ़ लें और उसके बाद फिर हम अपना आकाश गंगा जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए हर बार लेके आते हैं। आज फिर उन दो लाइनों को हम पेश करने वाले हैं, आपके मोरल को बढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दें, हर असफलता मुझे पछाड़ नहीं सकती, हर असफलता मुझे पछाड़ नहीं सकती यदि मेरे अंदर सफल होने का संकल्प मजबूत हो। ओके बच्चों, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है हमारा आकाशगंगा। हमने इसके पहले आपको बताया था ब्रह्मांड के बारे में कि एक ब्रह्मांड में 100 अरब से ज़्यादा आकाशगंगाएं होती हैं। तो उन्हीं आकाशगंगाओं में से आज हम अपना टॉपिक लेके चले हैं केवल आकाशगंगा, एक आकाशगंगा है ना। तो चलें, तो वो आकाशगंगा हमारी कौन कौन सी हैं या हमारे ब्रह्मांड में प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आकाशगंगा को एक थोड़ा सा एक सामान्य परिचय आप समझ लें। आकाशगंगा कहते किसे हैं? एक आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य होते हैं। एक आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य होते हैं और उन्हीं सूर्यों में कुछ पुराने सूर्य होते हैं, कुछ नए सूर्य होते हैं, कुछ सूर्यों का जन्म होता रहता है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वो भी हमारी आकाशगंगा के अंदर ही है। इसी आकाशगंगा में बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। लगभग इसका व्यास की अगर हम बात करें तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष इसका व्यास होता है। प्रकाश वर्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ब्रह्मांड में देखेंगे तो किसी भी दूरी को या तारों की दूरी को या किसी भी दूरी को नापने के लिए अधिकांश हमें प्रकाश वर्ष की यूनिट को ही ध्यान रखना है। वैसे तो प्रकाश वर्ष से ही बड़ी यूनिट होती है जिसे पारसेक कहते हैं, लेकिन हम प्रकाश वर्ष की दूरी को रखें क्योंकि प्रकाश वर्ष मतलब ये दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? एक प्रकाश एक वर्ष में, यानी निर्वात में जब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी इसकी स्पीड कितनी होती है प्रकाश वर्ष की? लाइट ईयर्स की स्पीड कितनी होती है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर चलता है। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम फिर अपने टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा में मैंने आपको बता दिया करोड़ों अरबों सूर्य रहेंगे, तो सूर्य रहेंगे, तारों का समूह भी रहेगा, है ना। उसी में हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम में हमारा सौर मंडल काम करेगा। उसी में ध्रुव तारा, सुपरनोवा तारा, बहुत सारे तारे। तो आइए हम आज आकाशगंगा को हम एक और नाम से जानते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। आकाशगंगा को हम प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। आकाशगंगा क्या एक ही प्रकार की होती है? नहीं स्टूडेंट, आकाशगंगा के ब्रह्मांड में ऐसे 3 प्रकार होते हैं। आकाशगंगा के इस ब्रह्मांड में ऐसे 3 प्रकार होते हैं। आकार की दृष्टि से देखें, शेप की दृष्टि से इस आकाशगंगा के 3 प्रकार होते हैं। देखें, पहला सर्पिलाकार, दूसरा अंडाकार और तीसरा अनियमित यानी स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। स्पाइरल माने सर्पिलाकार किस प्रकार की रहेगी? देखिए, सर्पिलाकार कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी, सर्पिलाकार ऐसी, और इस प्रकार से रहेंगी, ये सर्पिलाकार है। दूसरा अंडाकार कुछ इस प्रकार की आकाशगंगा रहेगी। और अनियमित मतलब जिसकी कोई भी आकार नहीं है। क्लियर हो गया? ब्रह्मांड में कितने प्रकार की आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं आकार की दृष्टि से। कौन कौन सी? सर्पिलाकार, स्पाइरल, अंडाकार, इलिप्टिकल, आपका अनियमित, इर्रेगुलर। ठीक है। और अब चलते हैं हमारी सर्पिलाकार में, यानी कि हमारी आकाशगंगा में, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा बहुत सारे तारे हैं, जिसमें ध्रुव तारा है, हमारा नए तारे हैं, पुराने तारे हैं ये। तो सबसे पहले चलते हैं हम सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार को समझने के लिए सबसे पहले हमने इस डायग्राम को आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने एक और डायग्राम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इस डायग्राम से आप सर्पिलाकार अच्छे से समझ जाएंगे। और ऐसी सर्पिलाकार जो आपकी गैलेक्सी होती है, यानी जो आकाशगंगा होती हैं, उनकी मात्रा पूरे ब्रह्मांड में 1/4 होती है।
कितनी? 1/4 होती है। कौन सी? सर्पलाकार। और 2/3 होती हैं अंडाकार यानी इलिप्टिकल होती हैं। और ये जो आकाशगंगा है अनियमित, यानी कुल आकाशगंगाओं का टोटल आकाशगंगाओं का 10वां भाग कौन सी होती हैं? इर्रेगुलर, जिनकी कोई भी आकृति नहीं होती। तो अभी हम चलते हैं किस पर? हमारी सर्पलाकार पर। क्लियर? तो चलिए, हमने एक अलग से डायग्राम आपके लिए बनाने की कोशिश की। शायद इससे आपको समझ में ना आए, लेकिन ये दूसरा डायग्राम से आपको, मुझे पूरा विश्वास है इसको आप अच्छे समझेंगे। तो बड़े ध्यान से सुने, बहुत आराम से टॉपिक इतनी बढ़िया से क्लियर हुआ, मज़ा आ जाएगा आपको। देखें, सर्पलाकार आकाशगंगा, मैंने इसी की बात कर रही, पहली वाली की बात कर रहा हूँ मैं। सर्पलाकार का आकाशगंगा यानी कि इसे स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। ये है इसकी। सबसे पहले सर्पलाकार जो आकाशगंगा होती हैं उनमें 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। घूर्णनशील मतलब जो चक्कर लगाती है, इस प्रकार से उसे 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। देखें, पहली भुजा अगर हम देखें, आपके सामने दी है, आप थोड़ा सा देखें, ये वाली दी है आपको। तो पहली वाली, ये वाली भुजा, ये पहली भुजा, ये पहली भुजा है किसकी? सर्पलाकार गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। पहली भुजा, ये वाली दूसरी भुजा, ये वाली दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो तीनों भुजाएं दिख गई, पहली, दूसरी, तीसरी। 3 भुजाएं हमारी सर्पलाकार गैलेक्सी में होती हैं। पहली भुजा, हम इसकी बात कर रहे हैं। पहली भुजा यानी सर्पलाकार जो आकाशगंगा होती हैं, जो गैलेक्सी होती हैं, उनके केंद्र को बल्ज कहा जाता है। सर्पलाकार गैलेक्सी की 3 घूर्णनशील भुजाओं में पहली भुजा का जो केंद्र होता है उसे हम बल्ज कहते हैं। यह है बल्ज, इसे हम केंद्रीय बल्ज कहते हैं। इसी केंद्रीय बल्ज में आपको मिलेगा ब्लैक होल। इसी केंद्रीय बल्ज में आपको मिलेगा ब्लैक होल। क्लियर दोनों चीजें? इसी केंद्रीय बल्ज यानी कि सर्पलाकार गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। इसी केंद्र में भाग में आपको मिलेगा आपको ब्लैक होल, यानी कृष्ण विवर कह सकते हैं हम इसे। ठीक है ना? और पहली भुजा, यह पहली भुजा, इसी भुजा में देखो हमने आपको लिखा हुआ है पैग्मा सेंचुरी। इसी भुजा में यानी पहली भुजा में, आकाशगंगा की पहली भुजा में पैग्मा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है ना? सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्लियर? तो पहली भुजा में क्या है? पहली भुजा में पैग्मा सेंचुरी एक तारा पाया जाता है और इसी के गैलेक्सी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। और बल्ज में ये आपको मिलेगा क्या? कृष्ण विवर, यानी कि से ब्लैक होल मिलेगा। क्लियर? अब हम दूसरी भुजा पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी भुजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत सारे इसी से आएंगे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली भुजा क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी भुजा। दूसरी भुजा ये वाली देखिए, ये वाली भुजा, दूसरी ये वाली भुजा, ये गोल शेप में। तो दूसरी भुजा में देखिए मैंने सन लिखा है। सन के साथ मैंने पूरे अपने प्लैनेट बनाए हैं, यानी कि हमारे यानी सौर मंडल के हमारे सभी के सभी ग्रह यानी हमारे सोलर सिस्टम भी दूसरी भुजा में पाया जाता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया? आकाशगंगा की दूसरी भुजा में सोलर सिस्टम मिलता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है ये क्वेश्चन। सोलर सिस्टम हमारा दूसरी भुजा में मिलेगा आकाशगंगा की। इसी में सूर्य मिलेगा हमारा, सूर्य एक तारा है ना? और यहाँ पर पुराने तारे भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए आगे देखें। इसी में आपको ये पुराने तारे ये मिल जाएंगे आपको। इसी भुजा में नारंगी, जिनका रंग नारंगी होता है, तारे भी अपने द्रव्यमान के आधार पर, अभी हम तारे इसके बाद पढ़ाएंगे आपको, तारे अपने द्रव्यमान के आधार पर, अपने तापमान के आधार पर उनका रंग निश्चित होता है। कुछ नारंगी तारे मिलेंगे आपको, कुछ आपको लाल तारे मिलेंगे, कुछ आपको सफ़ेद मिलेंगे, कुछ नीले तारे मिलेंगे। बहुत सारे तारे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो तापमान के आधार पर उनका रंग अलग अलग होता है। आगे चलें। दूसरी भुजा में हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। इसी भुजा में आपको पुराने तारे मिल गए, देखो लिखा है ना पुराने तारे। इसी में नारंगी तारे भी मिलेंगे। कौन सी भुजा में? दूसरी भुजा में स्टूडेंट। इसी में ध्रुव तारा,
ध्रुव तारा आपने शायद सुना होगा कि ध्रुव तारा हमारे अपने अपने अगर अपन देखें, अपने छत पे से देखें तो ध्रुव तारा दिखाई देता है। हाँ, ध्रुव तारा दिखाई देता है। क्यों? ध्रुव तारे का मीन्स ये है कि जैसे ही अगर हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते वहीं से हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा कहीं ना कहीं 90 डिग्री पर प्रकाश डालता है, यानी कि सिर के ऊपर प्रकाश डालता है। तो यहीं से हमने अपनी अक्षांश रेखाओं का भी 90 डिग्री से लिया है। वो हम आपको इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं अक्षांश देशांतर में, तो उसको आप एक बार देख लें, है ना। तो दूसरी भुजा में क्या क्या मिल गया हमें? सौरमंडल मिल गया, हमारा सोलर सिस्टम मिल गया, पुराने तारे मिल गए, नारंगी तारे मिल गए, ध्रुव तारा मिल गया। और अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसी में मिलेगा आपको सुपरनोवा या पल्सर तारे भी मिल जाएंगे। सुपरनोवा या पल्सर तारे भी कहाँ मिलेंगे? दूसरी भुजा में मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? चले अब तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन बहुत पीसीएस में, यूपीएससी में और बड़े बड़े एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि ओरियन नेबुला किसे कहते हैं? ओरियन नेबुला किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुने, ओरियन नेबुला यानी हमारी गैलेक्सी का वह स्थान, हमारी आकाशगंगा का वह स्थान जहां पर शीतल तारे पाए जाते हैं, ठंडे तारे पाए जाते हैं और वो चमकीले होते हैं। फिर से सुने, ओरियन नेबुला किसे कहते हैं? जहाँ पर हमारी गैलेक्सी के पास में जहाँ शीतल तारे पाए जाते हैं, जहाँ चमकीले तारे पाए जाते हैं, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें। इसी हमारी गैलेक्सी में एक और स्थान है जहाँ प्लेनेमस कहते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारी एक और स्थान है जहाँ प्लेनेमस। और प्लेनेमस क्या है? प्लेनेमस वह जगह है जहाँ एक से दिखाई देने वाले, जहाँ सेम आकार के दिखाई देने वाले ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं। वो बिल्कुल सेम समान दिखते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं दिखते हैं, और वो चिपके हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी उसे हम प्लेनेमस कहते हैं। क्लियर? प्लेनेमस पिंड कहते हैं, प्लेनेमस तारा भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। प्लेनेमस किसे कहते हैं? हमारी गैलेक्सी के अंदर जो जुड़वा या एक समान दिखने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम प्लेनेमस कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी तीसरी और अंतिम भुजा पर। क्या नाम है इसका? तीसरी और अंतिम भुजा, घूर्णनशील भुजा, है ना। तो ये तीसरी और अंतिम भुजा में केवल नए तारों का निर्माण ही होता है। स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार पूछ सकता है एग्जाम में कि आकाशगंगा की वह कौन सी भुजा है जिसमें नए तारे बन जाते हैं, ये नए तारों का उत्पादन हो जाता है। तो कौन सी है? वो तीसरी भुजा है। और तीसरी भुजा है और इसमें ही आपको सबसे बड़ा चमकीला तारा मिलेगा जिसे हम कहते हैं डॉग स्टार या साइरस। डॉग स्टार या साइरस आकाशगंगा की किस भुजा में होता है स्टूडेंट? तीसरी भुजा में, घूर्णनशील तीसरी भुजा में। और यहीं पर नए तारों का निर्माण भी होता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फिर से सुने, आकाशगंगा की तीसरी भुजा में डॉग स्टार या साइरस मिलता है तारा, और इसी भुजा में नए तारों का निर्माण या उत्पादन, यहीं से नए तारे बनना शुरू हो जाते हैं। कौन सी भुजा से? तीसरी। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। साइरस आपने सुना होगा, सबसे अधिक चमकीला, यानी सूर्य के द्रव्यमान से दुगना तारा है ये। कौन? साइरस की बात हो रही है। सूर्य के द्रव्यमान से दुगना तारा है और सूर्य से 20% से अधिक चमकीला भी है। क्लियर हो गया? हो गया। अब ऐसी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में कितनी हैं? तो लगभग 1/4 आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं, और हमारा सौर मंडल भी इसी में है। तो भाई हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आप तो कहोगे सर आपने बताया ही नहीं, सर हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो स्टूडेंट हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। ये लिखा है ना, मिल्की वे, ये लिखा मिल्की वे। क्लियर? दुग्ध मेखला, मिल्की वे, यानी मंदाकिनी। कौन सा? मंदाकिनी। मंदाकिनी। क्लियर हो गया? हम किस आकाशगंगा में रहते हैं भाई? हम दुग्ध मेखला में रहते हैं। हमारी इसका अन्य नाम क्या है? हमारा इसका नाम है दुग्ध मेखला। क्लियर हो गया? यानी इसे मिल्की वे भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई अच्छे से?
चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसकी तीसरी भुजा में देखिए कुछ आपको हमने कुछ बादल का शेप बनाया है। यही बादल हैं, यही बादल जब वो ये आकाशगंगा जब हमारी घुड़नशील करती है ना, तो इसमें जो गैसीय पिंड हैं, गैसीय पिंड तारों के साथ गैसीय पिंड भी पाए जाते हैं, ये गैसीय पिंड ये बादल बन जाते हैं। किसके बादल? जब जैसे ही घुड़नशील करती है तो ये बादल हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं, और हाइड्रोजन के बादल से ही यहीं से अब आपके तारों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहीं से हम आपको अब तारे के निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा और आकाशगंगा को हम देख लें। तो आकाशगंगा का ये भाग हो गया। अब यहाँ से आपके नए तारों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। अब दूसरी सर्पराकार क्लियर हो गई। अब दूसरी देखिए क्या बोला था मैंने, अंडाकार, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल इसका एक नाम और कह सकते, कहीं कहीं तस्तरी नुमा भी मिलेगा। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है सर्पलाकार, स्पाइरल, कहीं कहीं तस्तरी, तस्तरी माने वो अपने जो प्लेट होती है ना इस प्रकार से ऐसी, यानी यहाँ से उठी हुई दिखाई देगी इस प्रकार से। अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से हमारी गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये तस्तरी नुमा होगी। क्लियर? सर्पलाकार। अब दूसरी जो गैलेक्सी की बात करते हैं हम, उस गैलेक्सी का नाम है हमारी अंडाकार। यह पूरे ब्रह्मांड में 2/3 में मिलेगी, 2/3 मिलेगी। और यह इसमें जो केंद्र में जो इसका उठा हुआ भाग होता है यही चमकीला होता है। केंद्र में उठा हुआ भाग होता है, इसमें भी बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल कहते हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, केवल शेप की दृष्टि से तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों आज हमने आकाशगंगा के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारी क्लियर करे। एक क्वेश्चन और बचा है कि हमारी आकाशगंगा तो दुग्ध मेखला है, मंदाकिनी है, मिल्की वे है ना। अब दूसरी चीज एक और आती है कि भाई हमारी आकाशगंगा के पास की आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा के पास की एक आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारे आकाशगंगा के पास की गंगा का नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर स्थित है? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर स्थित? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कौन सी? हमारी एंड्रोमेडा। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, और पहले हमारी एंड्रोमेडा नज़दीक थी, धीरे धीरे हमारी एंड्रोमेडा अब दूर जा रही है। ये भी सर्पलाकार है, और इस प्रकार से हमारी सर्पलाकार में हम इसमें रहते हैं। और हाँ, कभी कभी जब ये घुड़नशील करती है तो सन भी इसके केंद्र के चक्कर लगाता है। यानी एक चक्कर लगाने में सूर्य को गैलेक्सी का लगभग 20 करोड़ वर्ष लग जाते हैं स्टूडेंट। हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में, वन सर्किल कंप्लीट करने हमारे सन को गैलेक्सी का लगभग 20 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो ध्यान रखें। तो अब हमारा आकाशगंगा का पार्ट लगभग आप तक पहुंच गया है। अब हम चलते हैं हमारे तारे, और तारे का जन्म हमने कहाँ बताया? ये बताया यानी कि आकाशगंगा की तीसरी भुजा में। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो गैसीय बादल बनेंगे वो हाइड्रोजन के बादल बनेंगे, और इन्हीं हाइड्रोजन के बादल जब पास पास एक बड़ा स्वरूप ले लेंगे, हाइड्रोजन के बादल एक बड़ा जब पास पास घने आकर एक बड़ा स्वरूप ले लेंगे, बहुत बड़ा शेप बन जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्टेलर नेबुला। और स्टेलर नेबुला से ही हमारे यहाँ यानी ब्रह्मांड में नए तारों का जन्म होगा। यानी कि कौन सी भुजा में होगा? तीसरी भुजा में यहाँ पर जन्म होगा तारों का। तो अब चलते हैं हमारे तारों पर। तारों का जीवन चक्र के बारे में चलेंगे, तारे की पूरी लाइफ के बारे में चलेंगे, कौन कौन से हैं, ध्रुव तारा कैसे बना है, भी ध्रुव तारे के बारे में बताएंगे आपको, है ना। हमारा डॉग स्टार के बारे में बताएंगे, और नए नए तारे कैसे कैसे जन्म लेते हैं, और लाल दानो तारा कौन सा होता है ना, और आपको प्रोटोस्टार हम किसे कहते हैं, है ना, और सुपरनोवा विस्फोट क्या है, और श्वेत बामन क्या है, काला बामन क्या है। अब हम सभी तारों को एक साथ देखेंगे और इसको विथ डायग्राम से समझेंगे कैसे कैसे तारों का जन्म हुआ, क्या होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, किस प्रकार से लाल दानव बनता है। तो चलिए हम अब चलते हैं हमारे
तारों का जन्म के बारे में चलते हैं। तारे। हाँ तो स्टूडेंट अब अपन चलते हैं तारे। तारे यानी तारों का जन्म के बारे में चलते हैं। आकाशगंगा के बाद अब तारे आएंगे। तो तारे यानी एक आकाशगंगा में कई अरबों तारे होते हैं। तो तारे कहते किसे हैं या कहलाते किसे हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लें आप। तारे किसे कहते हैं? तारे ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड हैं जो प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं। फिर से सुने, ब्रह्मांड में ऐसे खगोलीय पिंड जो प्रकाश दे रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, उन्हें हम तारा कहेंगे। ठीक है। अब तारे का जन्म कैसे होगा? देखिए तारे का जन्म जीवन चक्र द स्टार लाइफ साइकिल पे चलेंगे हम। कैसे होता है जन्म? हमने आपको इसके पहले बताया था कि हमारे यहाँ यानी आकाशगंगा की जो तीसरी घूर्णनशील भुजा है, आकाशगंगा की जो तीसरी घूर्णनशील भुजा है, यहीं पर अब क्या होगा, जब घूर्णन करेगी आकाशगंगा की तीसरी भुजा, तो कहीं ना कहीं जो बादल होंगे गैसों के वो प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो जब आपस में जुड़ना चालू हो जाते हैं तो इनमें हाइड्रोजन गैस के बादल बन जाते हैं। ये कैसे बादल बन जाते हैं? हाइड्रोजन गैस के बादल बन जाते हैं। जैसे कि मैंने दिखाई है, तीसरी भुजा है आकाशगंगा की, और जब घूर्णन करती है तो ये बादल हैं, ये बादल आपस में जब पास पास आ जाते हैं तो हाइड्रोजन के बादल का रूप ले लेते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन के बादलों को हम स्टेलर नेबुला कहते हैं। क्लियर हो गया? जब तीसरी भुजा घूर्णनशील होती है, तीसरी भुजा में जो गैसीय बादल हैं वो प्रभावित होते हैं और वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन के बादल बनना शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं हाइड्रोजन के बादलों को हम क्या कहते हैं? स्टेलर नेबुला। क्लियर हो गया? इसी स्टेलर नेबुला का जब आकार बढ़ जाता है, इन्हीं बादलों का आकार जब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन के बादल जब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो, और आकार जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और गैसीय पिंड आपस में टकराने लगते हैं, आपस में पास आने लगते हैं। तो एक नए तारे का जन्म होता है जिसे हम आदि तारा कहते हैं, या इसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। फिर से सुने, ध्यान से सुने, बहुत आराम से सुनेंगे तो क्यों, सुनने से ही याद हो जाएगा। डायग्राम हमने बनाया। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो गैसीय बादल, ये पिंड पाए जाते हैं, गैसीय बादल जब ये घूमते हैं तो प्रभावित होती है, पास पास आते हैं तो हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन के बादलों को हम क्या कहते हैं? स्टेलर नेबुला कहते हैं। और जब स्टेलर नेबुला के बड़े बड़े बादल जब बन जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति काम करने लगती है और सब आपस में घने हो जाते हैं, तो इनका एक नया नाम हो जाता है। इनका नया नाम हो जाता है प्रोटोस्टार, यानी हम इसे कह सकते हैं आदि तारा। आदि तारा का जब अंदर और उसके केंद्र में जब सब आपस में टकराना शुरू कर देते हैं और गैसीय बादल जब टकराना शुरू कर देते हैं, तो इसे हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, इसे हम भ्रूण तारा। तो यहीं से तारे का जन्म प्रारंभ हो जाता है। और अब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया केंद्र में चालू हो जाती है, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन के परमाणु का हीलियम में बदलना प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे केंद्र से हीलियम बड़ा स्वरूप लेने लगती है, हाइड्रोजन बाहरी परत पर भी जाने लगती है और केंद्र का तापमान बढ़ जाता है। यहीं से तारों का जन्म स्टार्ट हो जाता है, यहीं से तारों का जन्म स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे करके केंद्र की हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है, लेकिन बाहरी परत में यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और तापमान गर्म होने लगता है, और अंदर की हीलियम जब खत्म होने लगती है, हाइड्रोजन जब खत्म होने लगती है, तो ठंडी होना भी चालू हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आदि तारा या भ्रूण स्टार का जन्म हो जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया फिर चलेगी, और जैसे ही वो तारा का अंदर केंद्र का तापमान ठंडा होना चालू हो जाएगा, ध्यान से सुने, ध्यान से, दानों तारे लाल दानों का बता रहे हैं, जैसे जैसे उसके ग्रह मतलब जो स्टार है उसके केंद्र का तापमान हाइड्रोजन खत्म, हीलियम में आ गई, ऐसे ही बाहरी परत में भी धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, हीलियम और धीरे धीरे वह ठंडा होने लगता है।
है, और ठंडा होने लगता है तो इस प्रकार से उसका रंग लाल हो जाता है, यानी इसे हम रेड जाइंट्स कहते हैं। तो जब ठंडा होने लगता है केंद्र का और बाहरी परत में हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो कैसे दिखाई देने लगता है? लाल। तो इसे क्या कह सकते हैं हम? लाल दानव या रेड जाइंट्स कह सकते हैं। क्लियर? लाल दानव थी। क्लियर? अब ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। अब ये प्रक्रिया जब चल रही है तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है? हीलियम समाप्त हो रही होती है। कहां पर? केंद्र में। तो हीलियम परिवर्तित होगी, हीलियम परिवर्तित होगी कार्बन में। यहां से ध्यान से समझे, ये वाला हीलियम परिवर्तित होगी कार्बन में, और कार्बन हीलियम परिवर्तित हो रही कार्बन में, और कार्बन परिवर्तित हो रहा है भारी पदार्थों में, भारी पदार्थों में। और भारी पदार्थ अब परिवर्तित होगा हमारे लौह तत्वों में, लौह तत्व में परिवर्तित होगा। और लौह परिवर्तित जैसे ही परिवर्तित होगा तो कहीं ना कहीं अब जाके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो जैसे हम क्या कहेंगे? सुपरनोवा कहेंगे। क्लियर हो गया? फिर से समझें। जब तारे का केंद्र ठंडा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, हीलियम खत्म होने लगती है ना, तो तारे का बाहरी स्वरूप लाल दिखाई देता है, इसे हम लाल दानव कहते हैं। यही लाल दानव ये प्रक्रिया जब आगे चलती है तो हीलियम कार्बन में परिवर्तित होगी। मैं लिख दूं, हीलियम कार्बन में परिवर्तित होगी, और हीलियम कार्बन में परिवर्तित होगी, कार्बन भारी पदार्थों में परिवर्तित होगी, भारी पदार्थ लौह तत्व में परिवर्तित होगी। तो अचानक एक महाविस्फोट फिर से होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। क्लियर हो गया? सुपरनोवा कहते हैं। अब क्या होता है? जब कोई भी तारे का द्रव्यमान कम होता है या तारे के तापमान के बराबर होता है, कोई भी तारे का द्रव्यमान कम होता है या तारे के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो इसे भारतीय वैज्ञानिक ने एक नया नाम दिया, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, तो इधर सुपरनोवा। अब सुपरनोवा कैसे पता चला कि भाई चंद्रशेखर सीमा? या तो तापमान उसका द्रव्यमान उतना कम तारे के समान होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है? तारा कुछ ऐसे तारे होते हैं जो कहीं ना कहीं द्रव्यमान से कम होते हैं। जो द्रव्यमान से कम होते हैं, इनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो तारा क्या बन जाता है? श्वेत दानव बन जाता है। और जब श्वेत दानव ठंडा हो जाता है, तो वह किसका रूप ले लेता है? वह काला बामन का रूप ले लेता है। श्वेत बामन जब ठंडा हो जाता है तो उसका कौन सा रूप लेता है? काला बामन का रूप लेता है। और काला बामन, इस प्रकार से काला बामन तक हम पहुंच जाते हैं। और अब क्या होता है? जब द्रव्यमान की सीमा, जब किसी भी तारे की सौर द्रव्यमान की सीमा कई गुना अधिक हो जाती है, किसी भी तारे की सौर द्रव्यमान की सीमा कई गुना अधिक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये एक नया स्वरूप धारण कर लेता है